जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 1 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जो है वो जरूर देखिएगा। और ये है गाइज हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच गाइज आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पेड बैच गाइस आपके लिए है। इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं। इन दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट करिए और बैचेस को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। और गाइस, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठो। आज की ये पूरे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट इसमें चीजें होंगी इन टॉपिक के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा, जिसको आपको जो है वो ध्यान से नोट डाउन करना है। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग के जो है वो कमेंट्स थोड़ा सा जो है वो देख लेता हूँ। हालांकि मैंने आपको बताया था कि मैं जो है वो बाहर जा रहा हूँ, तो जिन लोगों ने अभी कमेंट जो है वो लिखा होगा, तो उन देख लेते हैं अपन उनके आंसर्स वगैरह। तो बहुत बढ़िया। सोनम सोनम, रेगुलर रहो। रेगुलर बेसिस पर जो है वो कमेंट जो है वो करो, आंसर्स को रेगुलरिटी मेंटेन सभी लोग करेंगे इस। शगुन के भी आंसर आए हैं, आयुषी सिंह का भी आंसर आया है। प्रियंका ने जो है वो आंसर लिखा। आई थिंक प्रियंका ने पहली बार जो है वो आंसर जो है वो दिया है। वेरी गुड प्रियंका, इसी प्रकार से कंटिन्यूटी मेंटेन रखो। वेरी गुड पायल भारती, बहुत शानदार। तो और भी काफी सारे लोग, शायद जब तक ये लेक्चर आपके पास आएगा, आप लोग जो है वो पुराने वीडियो को जो है वो देख चुके होंगे, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा पहले जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं जो है वो, जब आप ये लेक्चर देखेंगे, तब मैं महाकाल के दर्शन करके जो है वो वापस आ रहा हूँ। तो जय श्री महाकाल सभी लोगों को। क्योंकि मेरा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि महीने में एक बार जो है वो मैं महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जरूर जाता हूँ। तो गाइस, आस्था रखना जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से ही जो है वो सब, यानी कि होप से ही जो है वो सब चीजें जो है वो पॉसिबल हो पाती हैं। तो होप भगवान से अच्छी जो है वो और कोई दे नहीं सकते हैं। तो उन पर विश्वास जो है वो बनाए रखें सभी लोग। ये बोलते हैं ना कि बिगड़ते बिगड़ते काम जो है वो लोगों के बन जाते हैं, अगर अंदर से स्ट्रांग होप हो। राइट, पॉजिटिव रहो। एक एक करके आपके पूरे काम जो है वो बनेंगे, गारंटीड। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला टॉपिक जो है गाइस, ये लेड पॉइजनिंग से रिलेटेड टॉपिक है। एक बहुत ही बड़ा पब्लिक हेल्थ का इशू है लेड पॉइजनिंग। हाँ, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया दिया जाता। लेड पॉइजनिंग ये एक साइलेंट किलर है जो लाखों लोगों को अफेक्ट कर रहा है, खासकर बच्चों को। तो क्या है ये लेड पॉइजनिंग? आइए, सबसे पहले तो हमें इसको समझना जो है वो जरूरी है कि व्हाट इज लेड पॉइजनिंग। लिख लो। लेड पॉइजनिंग, जिसको प्लम बिस्म या फिर सेटुरिज्म के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये चीज पूछी जा सकती है। ये तब होता है जब लेड धीरे धीरे बॉडी में जमा होने लगता है, सीसा जिसको बोलते हैं ना हम लोग, और टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। इसका कोई सेफ लिमिट नहीं होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे एक मेजर हेल्थ कंसर्न मानता है। देखो, इसका कोई भी सेफ लिमिट जो है वो नहीं है, नो सेफ लिमिट। और डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। पूरी चीज लिख लेना इसकी, ये पूरे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड लेड लेवल, बीएलएल जिसको बोलते हैं, तो ये 5 यूजी पर डीएल या उससे ऊपर होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि तुरंत लेड एक्सपोजर के सोर्सेस को जो है वो एलिमिनेट किया जाए। तो ये चीज जो है वो आप जरूर से जो है वो लिखें, ये बहुत ही खतरनाक जो है वो चीज है। राइट। तो ये जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ये पूरी चीज नोट डाउन करिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो है वो आपके लिए। कोई मेरे कमेंट बॉक्स पर जो है वो लिख कर बता सकता है कि ये जो यूजी/डीएल जो लिखा हुआ है टर्म, वो एक्चुअल में है क्या? ये किस चीज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है? हाँ, तो ये एक्चुअली यूजी जो है वो नहीं है। ये बेसिकली माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है वो, उसको जो है वो हम लोग कहते हैं माइक्रोग्राम्स, बेसिकली। एक प्रकार से माइक्रोग्राम्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होता है वो यूएमओ की कैटेगरी में आ जाता है। ये है माइक्रो, यूजी लिखा हुआ है ना, तो ये माइक्रोग्राम्स है। इस प्रकार का सिंबल जो होता है उसको माइक्रोग्राम कहते हैं। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। माइक्रोग्राम, ये फैक्ट ध्यान में रखिए। डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर। ये लिखा नहीं है, बट फिर भी आप जो है वो लिख लो। आप मुझसे जो है पढ़ रहे हो, तो मैं पूरी चीजें आपको यहीं कहीं बताऊंगा ना। तो ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। और डेसीलीटर क्या होता है? 1 लीटर का 1/10, यानी कि 10% 1 लीटर का। ये भी चीज लिख लेना। ठीक है, स्पेलिंग जो है बता दूं मैं आपको। स्पेलिंग इसकी है DECILITER, डेसीलीटर।
तो यूजी मतलब माइक्रोग्राम है ये, और माइक्रोग्राम मतलब 1 ग्राम का 1 मिलियंथ। 10 लाख ग्राम का एक पार्ट, मतलब आप जो है वो कह सकते हो, मतलब 1 ग्राम का 1 मिलियंथ जो है वो उसको जो है वो कहता है 1/10 लाख ग्राम। तो ये फैक्ट जो है वो थोड़े से, ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। तो जब ब्लड लेड लेवल जो है वो ये 5 माइक्रोग्राम पर लीटर, या पर डेसीलीटर, सॉरी पर डेसीलीटर या उससे ऊपर जो है वो हो जाए, तो स्थिति जो है बड़ी खराब जो है वो हो सकती है। ये चीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन करी है। लेड बेस्ड पेंट्स होते हैं, पेंट जो होता है ना पुताई करने में जो यूज किए जाते हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स में होते हैं अक्सर, तो वो लेड वाले होते हैं। दुनिया भर में लेड पॉइजनिंग एक मेजर सोर्स है इसका, पेंट का। लेड बेस्ड पेंट, पेंट जो है वो मेजर सोर्स हम लोग को देखने को मिलता है, इससे सबसे ज्यादा एक्सपोजर होता है। तो ये पूरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर पूरी चीजें? आओ, इंडिया में लेड पॉइजनिंग का जो है वो असर किस प्रकार से हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो गाइज आपको बता दें लेड पॉइजनिंग के असर के बारे में। 2020 यूनिसेफ प्योर अर्थ रिपोर्ट, इसके मुताबिक 275 मिलियन इंडियन बच्चों का ब्लड लेड लेवल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेफ लिमिट से ज्यादा है। तो कितना था सेफ लिमिट बीएलएल का? अरे यार लिखा हुआ है यहाँ पे सामने, छोड़ो। अब आगे की जो है वो चर्चा करें। 64.3 मिलियन बच्चों का ब्लड लेड लेवल 10 माइक्रोग्राम पर डीएल। ये डीएल क्या है इसका बता दो जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखकर फटाक से। अब डेफिनेशन के साथ देखते हैं, अभी बताया तो आपको कितना याद है और कितना आपने मुझे फॉलो किया है अभी। जो चीज बोलता हूँ वो लिखा करो। 23 राज्यों में बीएलएल परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है गाइस। ये बेसिकली नीति आयोग की रिपोर्ट है, एक सीएसआईआर नीति आयोग की रिपोर्ट। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं, बस ये ध्यान में रखो कि इंडिया के अंदर लेड पॉइजनिंग का बर्डन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब इसके सोर्सेस क्या है, तो ये लिख सकते हो लेड कहाँ से निकल रहा है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो पुरानी बिल्डिंग में जो पेंट होते हैं ना, तो उसमें लेड हम लोग को देखने को मिलता है। पुराने घरों में लेड बेस्ड पेंट अभी भी है, पर इसके सेफ रिमूवल की गाइडलाइंस नहीं है। पानी के सप्लाई की बात करें, लेड पाइप्स, पाइपलाइन होती हैं वो उसमें लेड होता है फिटिंग्स की वजह से। ये जो पाइपलाइन की फिटिंग्स वगैरह जो होती है ना, उसकी वजह से पीने के पानी में जो है वो लेड आ जाता है। और वाटर सेफ्टी रेगुलेशंस भी वीक है। तीसरा है मसाले, लेड क्रोमेट जो कि हल्दी में बैंड है, अभी भी कुछ सैंपल्स में मिलता है। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा आप। अभी भी कुछ सैंपल्स में जो है वो मिल रहा है, क्योंकि रेगुलेटरी लूपहोल्स अलाउ करते हैं 10 पार्ट्स पर मिलियन तक लेड कंटेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट, बच्चों के खिलौने वगैरह, इंडिया में अभी भी कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है जो इंश्योर करे कि बच्चों के प्रोडक्ट्स लेड फ्री हो। तो खिलौने से भी मिल जाता है। सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखो। फिर बैटरी रिसाइकलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इनफॉर्मल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हाई रिस्क में होते हैं, क्योंकि इन सब में बैटरी वगैरह में होता है ना लेड। तो ये चीजें, ये पूरे पॉइंट जो है वो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के तौर पर जो है वो लिख लेना। ये वाला आप लेड क्रोमेट जरूर लिखना। और अब ये चीज आप बस लिख लो कि कौन से कानून है इंडिया के अंदर जो लेड को रेगुलेट करते हैं। सिर्फ कानून के बस नाम लिखना, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, बैटरीज वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। ये सब चीजें जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। कुछ चीजें जो है वो ध्यान में रखिएगा, ऐसे तो बहुत सारे ही हैं, काफी सारे लिखे हैं, इसमें से 4-5 चीजें आप जो है वो ध्यान में बस रख लीजिएगा बस। ठीक है। अब आज की डेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग जो है वो नहीं हो रही है, रेगुलेशन नहीं है प्रॉपर। लेड आर्सेनेट का इंसेक्टिसाइड एक्ट में नाम भी लिस्टेड है, जबकि ये बैंड है। सोचिए आप सोचिए, ये बैन होने के बावजूद आज भी इंसेक्टिसाइड कानून के अंदर इसका नाम शामिल है, लिस्टेड है कि भाई इसका यूज हो सकता है। सेफ रिमूवल गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है। पानी खराब हो रहा है तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती है। इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं होता। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, और जो प्रॉब्लम्स है वही इसके सोल्यूशंस होते हैं, राइट। तो लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रांग जो है वो बनाया जाए, इंडिया के रूल्स को यूएसए के
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ओशा, और यूके के लेड कंट्रोल रेगुलेशन के साथ अलाइन करो। सेफ ब्लड लेवल, सेफ ब्लड लेड लेवल, बीएलएल, सेफ बीएलएल जो है उसको डिफाइन करो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। नेशनल बीएलएल थ्रेशोल्ड सेट करना, जिससे पॉलिसी और हेल्थ असेसमेंट बेटर हो सके। इंडस्ट्रीज, वाटर सप्लाई सिस्टम, टॉय मैन्युफैक्चरिंग पर स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाना अगर वो लेड का उपयोग जो है वो कर रहे हैं ये सब कंपनीज। यूरोपियन यूनियन टॉय सेफ्टी डायरेक्शन जैसे सिस्टम इंप्लीमेंट करना जरूरी है ना। लेड सेफ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने वाली कंपनीज को टैक्स इंसेंटिव्स दो, फायदा दो, यानी कि जो भी कंपनी लेड को जो है वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है तो उनको इंसेंटिव्स दो, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करो। तो लेड पॉइजनिंग गाइस बहुत ही घातक जो है वो आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रही है। तो जितनी चीज मैंने आपको बताई होपफुली आपको अच्छे समझ में आई होगी। लाइक का बटन जरूर हिट करना। आप इतने सारे लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते हो, आप भूल जाते हो या क्या करते हो। इतना तो सपोर्ट करो, लाइक का बटन जो है वो हिट कर दो। और गाइज अगर थोड़ा सपोर्ट करते हो तो एक अलग से सिर्फ एक कमेंट जो है वो डाल देना। भले ही आप में से काफी सारे लोग पढ़ते हो रेगुलर बेसिस पे, कमेंट नहीं करते हो। एक छोटा सा मेरा वो है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो बहुत गंदी तरह से काम कर रहा है, एजुकेशन को वो सपोर्ट कर नहीं रहा है अभी। सपोर्ट नहीं मतलब एल्गोरिदम बहुत सिलेक्टिव हो गया है। तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर करंट अफेयर्स डाल दो बस। करंट अफेयर्स लिखोगे आप, राइट, बस उतना जो है वो लिख दो। आप सिर्फ करंट अफेयर्स जो है वो लिख दो, सिर्फ ये दो शब्द। बस ये मैं आपसे जो है वो चाहता हूँ, आप रेगुलर लेक्चर देखते हो, सिर्फ दो शब्द जो है वो लिख दो, करंट अफेयर्स। अगर आपको लेक्चर मेरे पसंद आते हैं, लगता है कि कुछ फायदा हो रहा है, तो दो शब्द लिख दो, करंट अफेयर्स, बस इतना। तो उससे जो है वो क्या होगा कि सर्च में जो है वो हमारे वीडियोस जो है वो आने लगेंगे, तो जिससे कि और लोगों तक रीच जो है वो पहुंचेगा। ठीक है। तो लेड पॉइजनिंग इंडिया के अंदर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जो है वो बन गई है, राइट। सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों में देखने को मिल रहा है। मल्टीपल लीगल प्रोविजन होने के बावजूद ये स्थिति काफी ज्यादा खराब है। लगभग हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रन लेट के एक्सपोजर में है, राइट, जो जिससे कि उनके कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, नहीं कि मानसिक प्रॉब्लम होती है उनको, है ना, न्यूरोलॉजिकल डैमेज तक जो है वो हो सकता है। तो इससे रिलेटेड एक काफी अच्छा आर्टिकल था जो आपसे जीएस पेपर 3 में, पेपर 2 में जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव का है। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच गाइस पावर स्ट्रगल हमेशा से ही देखने को मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हमेशा से रहा है। एग्जीक्यूटिव्स कौन लोग होते हैं, कोई मेरे कमेंट बॉक्स पे इनकी डेफिनेशन दे सकता है। एग्जीक्यूटिव कौन है? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, हाँ या ना? और बेटा जिसने ना बोला है ना, पॉलिटी ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो आज हम एक ऐसे केस पर बात करेंगे जिसमें एक फेडरल कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव्स को फॉरेन एड खत्म करने का ऑर्डर दिया, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कंप्लाई नहीं कर रही है। सोचिए आप, फेडरल कोर्ट ने ऑर्डर किया एडमिनिस्ट्रेशन को कि फॉरेन एड जल्दी से जल्दी जो है वो रिस्टोर, मतलब शुरू जो है वो करो, बट वो नहीं जो है वो कर रहा है। अभी तक कंप्लायंस उनका डिले जो है वो हो रहा है। समझ रहे हो आप? गवर्नमेंट अभी तक कंप्लाई नहीं कर रही है। ये मुद्दा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, यानी कि कोर्ट कोई ऑर्डर दे रही है और एग्जीक्यूटिव्स उसको मान जो है वो नहीं रहे। तो यूएसए और इंडिया कोर्ट के स्ट्रक्चर की यहाँ पर जो है वो चर्चा हो रही है। बट उससे पहले कुछ चीजों को जो है मैं आपको जो है वो समझा दूं। एडमिनिस्ट्रेशन आर्ग्यू कर रहा है दैट इट रिटेन्स द अथॉरिटी टू होल्ड पेमेंट्स डिस्पाइट कोर्ट इंटरवेंशन। मतलब न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद भुगतान रोकने का अधिकार उसके पास है, राइट। यानी कि पेमेंट जो है वो करना नहीं करना ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखेगा, भले ही कोर्ट ने ऑर्डर किया है या ना किया। तो ये तो भाई गलत है ना यार। न्यायालय अगर कोई चीज ऑर्डर जो है वो कर रही है एग्जीक्यूटिव्स को, तो उनको उस चीज को फॉलो करना है। क्योंकि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग न्यायालय के पास, जुडिशरी के पास जो है वो मतलब हस्तक्षेप करने का पूरा हक है। जुडिशियल रिव्यू है जुडिशरी के पास, डेफिनेटली जुडिशरी कर सकती है, वो उनकी पावर्स है एक्स्ट्रॉर्डिनरी, है ना। तो केस हाईलाइट करता है कि ये टेंशन चल रही है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो आपको ये जो टॉपिक है ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पढ़ना है। अब ये लिखने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स में ये चीज आपकी कवर जो है वो करवाई जाती है। और आप हमारे से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो ये चीज बहुत कॉमन है जो आपको ध्यान में रखनी भी है।
तो इंडिया और यूएसए के कोर्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों देशों में 3 टियर स्ट्रक्चर सिस्टम है। हमारे यहाँ जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, राइट। जैसे वैसे यूएसए के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर सर्किट कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, राइट। तो ये चीज जो है वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है, दीज आर मतलब सेम स्ट्रक्चर यूएसए इंडिया का जो है वो कोर्ट का बिल्कुल सेम ही है। यूएस फेडरल कोर्ट सिर्फ फेडरल लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैंडल करते हैं। इंडियन कोर्ट्स का ज्यूरिस्डिक्शन ब्रॉड होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, क्राइम, सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस भी देखते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन आए कि यूएस कोर्ट और इंडियन कोर्ट में से कौन सी कोर्ट ज्यादा पावरफुल है, तो इंडियन कोर्ट्स, क्योंकि उसका क्षेत्र अधिकार बड़ा है। यूएस की जो फेडरल कोर्ट्स जो होती हैं वो सिर्फ फेडरल कानून को और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को हैंडल करती हैं। ये बेसिकली उनकी जो स्टेट्स हैं, राज्य जो है, प्रोविंस है, उसके नियमों को हैंडल नहीं करती। उसके लिए उनकी डिफरेंट कोर्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, जो कि सर्किट कोर्ट होती है अपीलेट के तौर पर, राइट, या फिर उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ट्रायल कोर्ट। सिर्फ वही पूरी चीज जो है वो देखेगी बस, उनके रीजन के आधार पर। ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट की बात करें तो यूएसए में फेडरल जजेस लाइफ टेन्योर पर होते हैं, समझ रहे हो आप? फिक्स नहीं है, लाइफ टाइम तक जज बना रहेगा एक व्यक्ति। इंडिया में रिटायरमेंट एज फिक्स्ड है। हाई कोर्ट की कितनी है? 62 साल, सुप्रीम कोर्ट की 65 साल। तो ये याद रखने वाली चीजें लिखना नहीं है, क्योंकि ये आपकी पॉलिटी में आ जाएगा, डबल डबल से चीजों को लिखना नहीं है। कंपैरिजन करें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स का, तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 131 के तहत ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मिलता है यूनियन और स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का। यूएस सुप्रीम कोर्ट प्राइमरली अपीलेट बॉडी की तरह काम करती है बस। इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को लीगल मैटर्स पर एडवाइस दे सकते हैं आर्टिकल 143 के तहत। यूएस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कुछ है ही नहीं, क्योंकि डिफरेंट है उनका पूरा कॉन्सेप्ट। इंडिया में पीआईएल सिस्टम जुडिशियल एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाता है। यूएस सिस्टम में इंडिविजुअल लॉ सूट्स पर ज्यादा रिलायंस नहीं होता, यानी कि उनके यहाँ कोई पीआईएल वाला जैसा कोई सिस्टम जो है वो चलता नहीं है, राइट। तो हमारे यहाँ का सिस्टम इतना अच्छा होने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे यहाँ लोगों को टाइम पर न्याय नहीं मिल पा रहा, बताओ। इससे रिलेटेड 3 मुझे आपके पॉइंट जो है वो चाहिए, कि आपको मैंने बता दिया कि हमारा सिस्टम कितना बढ़िया है, उसके बावजूद भी क्यों हमारे यहाँ पर डिलेज होते हैं, क्यों? 3 कोई आपको मुझे वजह बतानी है सोचकर। या भी अच्छा, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं ना, तो व्हाट यू डू इज यू ट्राई कि कई बार मैं बोल भी देता हूँ फ्लो फ्लो पे कि वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर जो है वो लिखो, बट मत किया करो, ठीक है? वो मेरी एक हैबिट है, तो मैं फ्लो में जो है वो बोल देता हूँ, कि जिससे कि आप भूल ना जाओ कमेंट करना, राइट। तो जो मैं बताया करूंगा तो वो लिख लिया करो। जैसे मैंने भी बोला ना कि करंट अफेयर्स कमेंट करो, तो लिख दो यार पेपर पे, कि यार मुझे जब लेक्चर एंड हो जाएगा तो मैं सर के लिए ये थोड़ी सी, सर को थैंक यू के तौर पर जो है वो ये लिख दूंगी करंट अफेयर्स, राइट। तो उससे क्या रहेगा, हमारी रीच जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी यार। तो और जितने भी मैं आपको बोलता हूँ ये कमेंट करो कमेंट करो, तो अपने साथ साइड में पेपर में क्वेश्चन लिखते चला करो, फिर एंड में उसका आंसर जो है वो देना, बट अलग अलग कमेंट्स में आंसर देना, एक कमेंट में मत देना, वो डिफिकल्ट होता है मेरे एप्लीकेशन में पढ़ने में। वो रीड मोर जो है वो बार बार करना पड़ता है, तो उससे बेटर है कि आप एक ही सिंगल कमेंट में करोगे, तो मुझे वो सही लगे तो रहेगा। चलो, अब कंटेम्प्ट तौहीन अगर कोर्ट की हो रही है, तो टाइप्स की बात करें, एक सिविल कंटेम्प्ट होता है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। यस, यूएस सिस्टम के अंदर सिविल कंटेम्प्ट का पेनाल्टी कंप्लायंस के साथ रिवर्स हो सकता है, राइट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में प्रेसिडेंट पार्डन जो है वो दे सकते हैं। यूएसए में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है, राइट। हालांकि इंडिया के अंदर भी है, बट वो एक नियंत्रण में जो है चलते हैं, उनके पास एक प्रकार की अनलिमिटेड टाइप की पावर जो है वो होती है। बट हाँ, वहाँ के जो, आप कह सकते हो कांग्रेस के जो लोग हैं, मतलब वहाँ की जो पार्लियामेंट है, तो वो उनको कंट्रोल करने पर फोकस करते हैं, बट फिर भी उतना कंट्रोल उनके पास जो है वो नहीं है। और यही सब चीजें, यही डिफरेंसेस आपको इंडियन पॉलिटी के अंदर समझना है बहुत ध्यान से। इसलिए जनरल स्टडीज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये लीगल प्रोविजंस याद रखने की जरूरत नहीं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का तो आपको याद रखना ही है, और याद हो ही जाएगा आपको मल्टीपल टाइम्स जो है वो आप पढ़ोगे तो। कंप्लाइंस वाली अप्रोच मैंने जो है आपको बता दी, उतना कुछ खास जो है वो है नहीं है डिफरेंस। जुडिशियल रिव्यू आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे यहाँ पर तो हर चीजों के लिए जो है वो कोर्ट कहीं ना कहीं रिव्यू जो है वो करती है। तो ये बेसिकली एक यूएसए और इंडियन कोर्ट्स के बीच में एक डिफरेंशिएशन का जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक था, इसमें करंट अफेयर्स का उतना कोई खास वेटेज नहीं था। अब इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, राइट, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत 2023-24 में अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। व्हीकल का प्रोडक्शन काफी अच्छा हो रहा है, राइट, इंडिया के अंदर।
और हम आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ जो है वो मेनली फोकस जो है वो करें। कितनी अच्छी अच्छी गाड़ी आ रही है ना आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, बट एक ही दिक्कत है, महंगी है। इसको सस्ता करना जरूरी है, और उसके लिए बताओ मुझे जरा, अभी रिसेंट पास्ट में सरकार ने जो है वो क्या किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्राइस को सस्ता करने के लिए, पढ़ा है ना मैंने आपको, देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। ठीक है, अब चैलेंजेस अभी भी हैं, इंपोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट है, राइट। लिमिटेड ईवी अडॉप्शन है, अभी भी लोग ईवी अडॉप्ट जो है वो कर नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है ना भाई, चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है, कल भी मैंने आपको बताया था ये टॉपिक, राइट। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो 1991 में डी लाइसेंस किया गया, और 100% एफडीआई है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, लिख लेना भैया ये आप। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 100% एफडीआई है। सुजुकी, हुंडई, हंडाई बोलते हैं मेरे ख्याल से इसको, हंडाई, है ना। और होंडा, ये मार्केट में इंडिया के एंटर हुई और अच्छा खासा मार्केट बना लिया इन लोगों ने। तो अभी तो सुजुकी की नेक्सा भी सुजुकी की है ना। व्हीकल प्रोडक्शन भी जो है बढ़ गए। सिंपली बस ध्यान रखना, आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का बहुत ज्यादा, ये लिख लेना, 6% इंडिया की जीडीपी का जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। 30 मिलियन जॉब, ये भी लिख सकते हो आप, ये मेंस में लिखने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, बस बाकी और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हम धीरे धीरे करके एक्सपेंड जो है वो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट अपनी फेम स्कीम्स वगैरह के थ्रू, है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के थ्रू बैटरी प्रोडक्शन के लिए काम कर रही है। इंडिया ने अच्छा खासा 36 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई जो है ट्रैक किया है 2020 से 24 में इस इंडस्ट्री के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 2028 तक इंडस्ट्री 7 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है। ठीक है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का इस बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का एक टास्क चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के बारे में आप पढ़ेंगे, पहले मैं ये पढ़ा चुका हूँ। स्कीम्स, फेम स्कीम ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्शन लिंक्ड पे आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। फिर ऐसी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, एक तो ये ऑटो पार्ट्स के लिए है, और एक ये एडवांस सेल बैटरी के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट, ये सब लिखेंगे आप। फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई ट्रक्स, ई बस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। पीएम ई बस सेवा स्कीम, ये पूरी स्कीम्स के नाम लिखेंगे आप, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पॉलिसी रिफॉर्म में ये लिख लो आप, जीएसटी जो है वो रिड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, 12% से 5% कर दिया गया है अफोर्डेबल बनाने के लिए। मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज 2016 अमेंडमेंट, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को प्राइवेट और कमर्शियल बिल्डिंग्स में जो है वो मैंडेट बना रहा है कि जितनी भी बिल्डिंग्स हो, प्राइवेट और कमर्शियल, वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सॉकेट जो है वो आपको लगाना जरूरी है। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पास एक बीएसएनएल की भी सिम है, ये किस किस के साथ हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, और इसमें मुझे मराठी में जो है ये लोग मैसेज भेज रहे हैं यार, इनका और ये बहुत मतलब अभी अभी हो रहा है ये, मतलब 3-4 दिन से मेरे पास मैसेज आ रहा है मराठी में। मेरा कोई फोन हैक वैक तो नहीं हो गया है यार? बड़ा डर लगता है मुझे। आजकल बहुत हैकिंग वगैरह जो है वो हो रही है, और जब से मैंने, क्या बोलूं यार, मैं कुछ गलतियां जो है वो हो गई थी मुझसे, जिसके कारण से पूरा अकाउंट मेरा हैक हो गया। छोड़ो अब, गलतियों की क्या दोहराऊं। महाकाल पे जा रहा हूँ दर्शन करने, भगवान जो है वो आशीर्वाद दें, थोड़ी तरक्की हो। और आप लोग के लिए भी दुआ करके मैं आऊंगा कि बढ़िया मेहनत जो है वो करते रहो, और आप भी वहां से अपनी दुआ जो है वो करिए, प्रार्थना करिए। चैलेंजेस जो है वो यही हैं, इंपोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट है लिथियम आयन बैटरीज वगैरह के लिए, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। मार्केट जो है वो अभी भी कम है इसका, है ना, चार्जिंग स्टेशन सही नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, एमिशन नॉर्म्स काफी स्ट्रिक्ट हैं, है ना। शेयर्ड मोबिलिटी की तरफ जो है वो शिफ्ट हम लोग को जो है वो देखने को, राइड शेयरिंग सर्विस, तो आजकल लोग वैसे भी ओला उबर ये सब सर्विस, ओला ऑटो हो गया, बाइक वाली जो होती है वो रैपिडो, तो आजकल इस पर लोग जो है वो ज्यादा जा रहे हैं, वो अच्छा भी है। मेट्रो का यूज कर रहा है, मेट्रो बन रही है, सरकार इन सब चीजों पे ऑपरेट जो है वो कर रही है, और ये अच्छी भी बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज जो है वो करना चाहिए जब रिक्वायरमेंट हो। दिल्ली में तो और मुंबई में तो आप जानते ही हैं कि वहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, कि प्राइवेट व्हीकल से जो है वो घूमना, बड़ी ट्रैफिक रहता है, बहुत ट्रैफिक रहता है भाई, बहुत। तो हम क्या करें, खुद से प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस करें, सर्कुलर इकोनॉमी को जो है वो अडॉप्ट करने पर फोकस करें। सर्कुलर इकोनॉमी में कई 4R आते हैं, क्या मुझे बताओगे आप ये 4R कौन से हैं, उसके नाम रिकॉल करो, रिवाइज करो। पॉलिसीज बेहतर करें हम लोग, ठीक है। एक गिव इट अप कैंपेन है, लिख लेना। इसको लॉन्च किया गया है कि इनकरेज करें कि जो भी कंज्यूमर है भाई, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो सब्सिडी को जो है वो गिव अप कर दें। ये पहले भी आया गया, लाया था, अब ये फिर से इन लोगों ने शुरू कर दिया है।
देखो एलपीजी सब्सिडी सभी को मिलती है 12 सिलेंडर पर, पता है ना आपको, ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए। एलपीजी सिलेंडर बुक करते हो तो 12 12 सिलेंडर तक सब्सिडी मिलती है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो कंज्यूमर जिनके पास पैसा है ठीक ठाक, तो वो अपनी सब्सिडी जो है वो गिव अप कर दें, है ना, जिससे सरकार को बेनिफिट मिले। तो पहल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, आप लोग बताओ कि आपने गिव अप करी है कि नहीं करी अभी, कमेंट बॉक्स पे लिखकर। राइट, मैंने तो नहीं करी है अभी फिलहाल। बट हाँ, जब फाइनेंशियल सिचुएशन और अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, तो जो है वो कर देंगे। अभी चार चार फैमिली को जो है वो देखना पड़ता है। तो मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा भाई, मैं पापा की बात कर रहा हूँ मतलब। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो हो जाता है, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है यार। उस महंगाई के कारण जो है वो सिचुएशन मैनेज हो नहीं पाती। तो ये सब्सिडी गिव अप करना मतलब सीधे सीधे मेरे ख्याल से कितने सब्सिडी जो 100 150 रुपए की आ रही है मेरे ख्याल से एक सिलेंडर पर, कितनी है, किसी को एग्जैक्टली आइडिया है तो बताना यार मुझे। सब्सिडी कितनी आ रही है उसका आइडिया नहीं है किसी को, अगर पता हो थोड़ा, या अपने घर पे पूछना। चलो आज आज एक टास्क है पूछना, ये बेसिकली नॉलेज होती है छोटी छोटी सी, वो लेना जरूरी है और नॉलेजेबल बनना जरूरी है। पूछना, आप मुझे बताना। अच्छा, ये जो सरकार लेकर आई थी उज्जवल योजना, एक तो आपको ये पता है कि भाई सरकार 2016 में लेकर आई थी, इसमें सरकार बोल रही थी कि फ्री एलपीजी कनेक्शन सभी के घरों तक प्रोवाइड कराना है। जो जो लोग कंडे जलाकर, केरोसिन जलाकर, है ना, खाना पकाते हैं, तो लकड़ी जलाकर खाना पकाते हैं, तो सरकार ने बोला नहीं भाई, ये आप एलपीजी लो, जिससे कि आप एनवायरमेंट को बचाओ। बट आपको पता है इसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव थे, सिर्फ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव नहीं था इसका, इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। एक तो मैंने आपको बता दिया, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करो, दूसरा क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हो कि दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहल स्कीम लिख लेना भाई, ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी, इसमें सब्सिडी जो है वो लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई सब्सिडी लीकेज को जो है वो इम्प्रूव करना, कि लोगों के हाथ में पैसा है, मिडिल मैन ना खा जाए पैसा। एलपीजी सिलेंडर जो है वो मार्केट प्राइस पर बेचे जाते हैं, 800 रुपए कुछ का है सिलेंडर। मैंने कल ही बुक किया था सिलेंडर, कल ही आज 800 बुक किया था। मतलब अभी ये लेक्चर में लेट नाइट जो है वो बना रहा हूँ, तो मैंने आज सुबह जो है वो बुक किया था। इवन मैं भी होटल में आ गया हूँ। मतलब हालांकि मुझे ज्यादा दूर जो है वो जाना नहीं रहता है, बट क्या रहता है कि घर वालों को जो है वो डिस्टर्ब करने से बेटर है कि आप जो है वो थोड़ा सा वो मतलब उसमें रहो, कि परेशान जो है वो ना करो, है ना। तो वो चीजें हैं। चलो आगे जो है वो चर्चा करें। एलपीजी सिलेंडर मार्केट प्राइस पे जो है वो सेल आउट किए जाते हैं, सब्सिडी अमाउंट कंज्यूमर के बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। सब्सिडी रिसीव होती है आधार लिंक ट्रांसफर या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। अचीवमेंट भी इसके बहुत अच्छे हम लोग को देखने को मिलता है, लिखने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये गिव इट अप कैंपेन किसके अंडर, ये पूछेंगे आपसे तो याद रखना, ये इसके अंडर हम लोग को उज्ज्वल स्कीम के अंदर देखने को मिल रहा है, उज्ज्वल स्कीम से रिलेटेड है। हालांकि इन्होंने 2015 में ही इसको लॉन्च जो है वो किया था, कि जिससे लोग जो है वो अपनी सब्सिडी जो है वो गिव अप करें, जिससे कि सरकार को थोड़ा बेनिफिट हो। पहले साल में 1 करोड़ कंज्यूमर ने अपनी सब्सिडी या भाई वो कर दी थी, सरेंडर कर दी थी। फिर धीरे धीरे करके ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई। 2025 तक टोटल 1.15 करोड़ कंज्यूमर जो है उन्होंने गिव अप करी है सब्सिडी, अप्रोक्सीमेटली 3.5% टोटल एलपीजी यूजर का। तो ये उज्ज्वल योजना, इसके बारे में जिसने नहीं पढ़ा उससे रिलेटेड पूरे नोट्स है वो बना लो, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, देखो लिखा है। ये बेसिकली इसका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव जो ये था वो वुमेन को सपोर्ट भी करना था, क्योंकि महिलाओं की हेल्थ को स्पेशली, इंडोर जो एयर पोल्यूशन है ना, उससे महिलाओं और घर में रहने वाले बच्चों की हेल्थ बड़ी खराब हो रही थी, क्योंकि जब वो धुआं रिलीज होता है तो ये डायरेक्टली महिला इनटेक कर रही है, घर में बच्चा है वो इनटेक कर रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण। तो उनको भी प्रोटेक्ट करना, उनकी सेफ, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना भी इसमें मेन ऑब्जेक्टिव था। गैस स्टोव खरीदने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। बेनिफिशियरी जो होते हैं इस स्कीम के, उनको 2200 रुपए 14.2 किलोग्राम के एलपीजी कनेक्शन के लिए दिए जाते हैं, और 1300 रुपए 5 किलोग्राम के कनेक्शन के लिए दिए जाते हैं। इसको 4 फेज में जो है वो 3 फेज ना, 3 फेज, हाँ 3 फेज में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली लिखने की जरूरत नहीं, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चैलेंजेस यही हैं कि रिफिल कॉस्ट जो है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, फिर दोबारा से लोग जिन्होंने लिया था वो दोबारा से कंडे जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं। राइट, 2016 की रिपोर्ट आई थी एक पीपीएसी की, उसने बोला कि 83% वो रिफिल कॉस्ट है वो दे नहीं पा रहा है, वो उनके लिए सबसे बड़े स्ट्रगल है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना हाउस होल्ड जो है वो रिफिल कर रहे हैं अपने सिलेंडर्स को अबाउट 3.95 टाइम्स पर ईयर कंपेयर टू 6.5 टाइम्स पर ईयर फॉर अ नॉन PMUY यूजर्स। जैसे नॉर्मली सभी लोगों को सब्सिडी मिल रही है ना, जैसे मेरा जो सिलेंडर अभी जो मैंने बुक किया था कल, वो सिक्स सिक्स 6 सिलेंडर बुक हो गए थे, 6 और बचे हुए थे मेरे, तो यानी कि 7 सिलेंडर इस साल में जो है वो आए हैं। तो नॉर्मल वही है ना, 6.5 टाइम्स पर ईयर। तो मेरे यहाँ 7 है, तो बिल्कुल सही आंकड़ा बता रहा है, ये गलत आंकड़ा नहीं है। काऊ डंग, कंडे जलाकर, मैंने आपको बोला ना, भूसा जलाकर, लकड़ी जलाकर, इससे लोग जो है वो खाना पकाते हैं, तो उससे उनकी हेल्थ जो है वो खराब होती है। इंडिया इंपोर्ट करती है 60% अपनी डोमेस्टिक LPG कंजम्पशन का। तो ये सब आंकड़े वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी जो है वो एनहेंस करो, सस्ता करो चीजों को, जिससे कि लोग रिफिल जो है वो करवा सकें। तो ये सब इसके वो है वे फॉरवर्ड। ठीक है, अब ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो, मैं आपको, इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है बॉन्ड। बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सॉवरेन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये आज आपका टास्क है, ये पढ़िएगा। बाकी इस टॉपिक को जो है वो अपन संडे को जो है वो कवर अप करेंगे। इसको एक्स्ट्रा टॉपिक के तौर पर जो है वो रख लेते हैं, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये, मैं आपका जो है बाद में कवर अप कराऊंगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो है वो ट्राई करो आंसर जो है वो देने की, सिंपल सा क्वेश्चन है लोकेशन से रिलेटेड। और दूसरा भीम 3.0, ये लिख भी लेना यार आप, ये इंपॉर्टेंट है। भीम 3.0 जो है वो अपग्रेडेड वर्जन है भीम ऐप का, ऑपरेट होता है UPI में। NPCI की सब्सिडरी NBSL के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, लिख लेना। नए वर्जन के अंदर एक फीचर है स्प्लिट एक्सपेंसेस, गूगल ने भी दे रखा है ना कि अपने खर्चों को जो है वो स्प्लिट करो, तो यही है कि बिल आते तो आपस में स्प्लिट कर लो, उसके लिए भीम UPI जो है वो, उस तो ऑब्वियस ही बात है, इंटरनेशनली इसने एक्सपेंड जो है वो किया है, और 7 कंट्रीज में है ये, सिंगापुर, नेपाल, फ्रांस। ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा बस। और अच्छा, ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का ये वाला भी क्वेश्चन मत लिखो, बाद में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, तब लिखना। और ये है हमारे ज्ञान सर, और ये पूरे पेड बैचेस हैं हमारे, जिसको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। तो चलिए साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा मैं आपसे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद गाइस।